गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया का लास्ट छोटे छोटे दो टॉपिक रह गए थे। एक उत्तर मुगल काल, जो कि 1 मार्क में कई बार आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मुगलों ने औरंगजेब के बाद भी 150 साल राज किया, तो इसलिए थोड़ा सा पता होना जरूरी है कि किसके काल में कुछ खास विशेष घटना को अंजाम दिया गया, तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ लेना चाहिए। हाँ, इनका कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन हुआ या इस दौर में बहुत सारे जो है इंडिया में नई नई चीज़ें हुई, ऐसा नहीं है। जैसे जब बादशाह पढ़ते हैं हम मध्यकाल में, तो बाबर को, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, सबको डिटेल से पढ़ते हैं, उनके टाइम पीरियड को पढ़ते हैं, फिर उनके टाइम में क्या क्या खास रहा ये पढ़ते हैं। लेकिन जब हम उत्तर मुगल काल की किसी भी चीज़ के, किसी भी कम्युनिटी के नाम के आगे जब उत्तर लग जाता है, तो मतलब वो उतने ताकतवर नहीं है। चाहे वो हम एंशियंट इंडिया में उत्तर मुगलों की बात करें, उत्तर मौर्यों की बात करें, उत्तर गुप्तों की बात करें, या मध्यकाल के उत्तर मुगलों की बात करें, तो ये सब मौर्य थे या गुप्त थे या मुगल थे, इनमें कुछ कुछ टाइम पीरियड बहुत स्टेबल था, जब राजा बहुत ताकतवर थे। और आने वाले जमाने में, जैसे ये एक प्रकृति का नियम है, कोई भी चीज सदा ऊपर नहीं रहेगी। एक खानदान जिसमें 3 4 5 लोग बड़ा मेहनत करते हैं, ग्रोथ करते हैं, वो ऊपर जाता है। फिर एक टाइम आता है जब उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को की हुई चीजें मिल जाती हैं, तो जिसे करी कराई चीज मिलती है ना, वो जनरली उतना ध्यान नहीं देता। और ये जिंदगी की सच्चाई है कि जो बहुत मेहनत करता है वही निखरता है। पुश्तैनी चीजें मिल जाने से इंसान निखरता नहीं है। ठीक है, उसकी जिंदगी अच्छी कट जाती है। जैसे सचिन तेंदुलकर बनना है तो तपना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर के बेटे को वैसा तपना पड़ना पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसको वो सब चीजें जैसे बर्थ के टाइम से मिल गई, वो सब प्रिविलेजेस। तो आप देखिए, सचिन का बेटा उतना बेहतरीन खिलाड़ी नहीं बन पाएगा। ऐसा नहीं कि बन नहीं सकता, लेकिन सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां जो जो एक माहौल पैदा करती हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे पैसे वालों के घर में नहीं हो पाता। शाहरुख खान ने जो स्ट्रगल किया, वो शाहरुख का बेटा कभी नहीं कर पाएगा। कारण, देखिए, पैसा तो बहुत है, बहुत अच्छी जिंदगी भी रहेगी, लेकिन जो कहते हैं ना, नाम कमाना, इज्जत कमाना, एक दुनिया के मन में रच बस जाना, वो जितने लोगों ने किया, वो सब स्ट्रगल से निकले थे। किसी भी धरती पर ये नियम रहा है, जो लोग निखरे हैं ना, उन सब ने काली स्याह रातें देखी हैं। चाहे वो लता मंगेशकर रही हो, वो अमिताभ बच्चन रहे हो, वो सचिन तेंदुलकर रहे हो, वो रोनाल्डो रहे हो फुटबॉल प्लेयर, या मेसी रहे हो। तो इससे ये समझ में आता है कि जिन लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की, उनके नाम इतिहास में दर्ज हुए, और जिन लोगों ने ठीक है टाइम पास किया, वो क्योंकि एक खानदान से जुड़े थे, तो उनके नाम पढ़ लिए जाते हैं। अगर कुछ खास महत्वपूर्ण घटित हुआ तो इक्का दुक्का पॉइंट, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है उत्तर मुगल काल। मुगल साम्राज्य का पतन। उत्तर मुगल को मॉडर्न में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मुगलों का धीरे धीरे अंत हुआ, और उसी के साथ साथ पैरेलल में अंग्रेजों का उदय हुआ था। वो सब कहानी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये सिर्फ क्योंकि 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बातचीत कर रहे हैं। तो देखें, 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात का समय उत्तर मुगल काल कहलाता है। 1857 क्रांति तक का समय इन लोगों का था, उत्तर मुगल काल। उसके बाद फिर महारानी ब्रिटेन, वायसराय। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में 21 प्रांत थे। प्रांत को मान लो जैसे बड़ी टेरिटरी, जैसे आज हम स्टेट कह दें, भाई राजस्थान एक स्टेट है, एमपी एक स्टेट है, बिहार, इस तरह से उस टाइम पे बड़े बड़े प्रांत थे। पर बेटा, आज से बहुत बड़े थे, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान भी इन्हीं का था, अफगानिस्तान की बेल्ट तक पे इनका कब्जा था, श्रीलंका तक इनका दबदबा था, आसपास भूटान, नेपाल, यहाँ तक इनका डंका बजता था। ठीक है, तो 21 प्रांत थे, जिसमें मुअज्जम, मुअज्जम इसी का नाम है जो ये बनेगा अब अगला, ये काबुल का, आजम इसका भाई गुजरात का, और काम बख्श बीजापुर का सूबेदार था। इसका मतलब औरंगजेब के बेटे अपने पिताजी के प्रांतों को संभलवाने में उनकी मदद किया करते थे। हर राजकुमार यही करता था, अपने पिताजी के टेरिटरी का एक हिस्से का हेड बन जाता था, सूबेदार। सूबा मतलब भी प्रांत, बड़ा एरिया। जाजौ में डेथ हो गई। जून 1707 में लड़े गए युद्ध में मुअज्जम की सेनाओं ने, मुअज्जम मतलब भाई हैं, देखो ये अब पिताजी की डेथ के बाद की कहानी, ये मुअज्जम और ये आजम, ये दोनों भाई लड़ेंगे। किसकी टेरिटरी पे? पिताजी की टेरिटरी का मालिक मैं हूँ। दोनों सूबेदार हैं, लेकिन अब दोनों को है कि मैं बादशाह बनूं, तो दोनों भाई लड़ेंगे आपस में। 1707 में भी मरा है वो औरंगजेब, उसके तुरंत साथ ही तो युद्ध में मुअज्जम की सेनाओं ने आजम को परास्त कर दिया। मुअज्जम बड़ा था, आजम छोटा। मुअज्जम ने जीत हासिल की और फिर यही राज करेगा। मुगल सिंहासन पर अधिकार करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया, रास्ता साफ। उत्तराधिकारी संघर्ष हमेशा की कहानी थी। जैसे ही बादशाह
मरता, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता। जो समझदार बादशाह होता वो अपने जीते जी अपने काबिल बेटे को एक तरह से ना भी मेरा आगे जो पीढ़ी को बढ़ाएगा वो ये। लेकिन जो समझदार नहीं थे, कहीं ना कहीं कोई कमी थी, कोई कमजोरी थी, उनके बेटे फिर खूब लड़ते थे, जनरली लड़ते ही थे। तो इसके बेटे भी लड़ रहे हैं, ठीक है। उत्तराधिकारी संघर्ष में गुरु गोविंद सिंह जी ये कहाँ से आए? सिखों के 10वें गुरु। सिखों के पहले गुरु ने पानीपत का पहला युद्ध लाइव देखा था 1526 में। पहले गुरु कौन? नानक देव जी। वो 1469 के बर्थ था उनका, तो 1526 में वो जवान थे, उन्होंने वो लाइव देखा था वो युद्ध। अब सोचो सिखों के पहले गुरु और अब सिखों के 10वें गुरु, इनकी सिखों के 10 गुरु आ गए और चले गए, जबकि मुगलों की बात करें तो ये BHAJSA यानी 6 हैं। कारण क्या है? सिखों के कई गुरुओं का टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट था, तो इसीलिए उनका टाइम पीरियड, इनके तो 6 का टाइम पीरियड और उनके सिखों के 6, ये अपने 10 और इनके 6, तो इनका टाइम पीरियड लंबा था बेटा मुगलों का, ठीक है। तो देखो 10वें गुरु ने मुअज्जम का साथ दिया, औरंगजेब के बेटे का, एक का। 1707 में मुअज्जम, अब इसने अपना नाम चेंज किया और उपाधि ली बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ ये अपनी गद्दी पे, पिताजी की गद्दी पे पिताजी के मरने के बाद बैठ गए। अब बहादुर शाह प्रथम, देखो अगर इनके पिताजी की बात करें औरंगजेब की, तो 1658 में औरंगजेब ने राजपाट अपने हाथ में लिया। 1658 से सोचो 1707, हम 1700 मान लें तो 42 साल तो वो हो गए वहां, और फिर 7 साल ये, यानी लगभग 50 साल प्लस में उसने राज किया। उस हिसाब से 50 साल के आसपास जिसने राज किया, उसके बेटे का राज देखना जरा, सिर्फ 5 साल का, मरा भी नहीं था। कारण मतलब मरा भी नहीं था इन द सेंस, अभी मतलब जैसे बहुत यंग एज थी इसकी। तो उसके पिताजी ने जब देखे तो वो जब तक अंतिम सांस चली तब तक राज किया, उस हिसाब से देखे तो इसका राज बहुत छोटा है। सम्राट बहादुर शाह ने, अब नाम क्या गया सम्राट, पिताजी दादा परदादा उन सब के कारण है, ने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण, देखो अब इस चीज को समझो, राजपूत और मराठों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं थे औरंगजेब के। औरंगजेब तो बिल्कुल बढ़िया वाली लड़ाई थी ना, जो ये मराठे थे शिवाजी, इनके साथ तो कितनी बार उनकी लड़ाई झगड़े झड़प, उनके मामा तक गए थे सेना लेके, मैंने वो कहानी आपको सुनाई थी। इसका मतलब औरंगजेब के रिश्ते अच्छे नहीं थे, वो दबा के रखता था। जबकि उसके बेटे ने देखा कि भैया ये ताकतवर है, इंडियन है, इनके साथ रिश्ते अच्छे बना लेता हूँ, तो उसने मराठों और राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। इसने संभाजी के पुत्र शाहू, अब संभाजी कौन? संभाजी और शिवाजी दोनों औरंगजेब के टाइम में मर गए थे। शिवाजी की नेचुरल डेथ थी, लेकिन संभाजी का तो मर्डर किया गया था, औरंगजेब ने ही उनको मरवाया था। तो उनके बेटे, फिर इनके बेटे को पकड़ के ले गए थे ये शाहू जी महाराज, आगे जाके फिर मराठों में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है। शाहू को ये बचपन में ले गए औरंगजेब उठवा के, और फिर वहां उन्होंने शाहू की क्या पता क्या परवरिश की, क्या कुछ किया। इनके बेटे को जब राज मिला तो उसने कहा अरे क्यों मराठों के लड़के को रखा हुआ है, इसको भेज दो। शाहू फिर भेज दिए, फिर वहां जाके ये अपनी खेड़ा का युद्ध लड़े थे अपनी चाची के साथ। तो पुत्र शाहू को मुगल कैद से आजाद कर दिया। अब उसकी क्या प्लानिंग थी क्या पता, बेटे ने उसको आजाद कर दिया। इसने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर की वसूली बंद करवा दी, पिताजी का जो टैक्स आता था बंद। सिख नेता बंदा बहादुर, अब ये 10 गुरु के बाद इनके नेता है बंदा बहादुर, इनके विरुद्ध एक सैन्य अभियान के दौरान 1712 को बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। तो अब इसकी डेथ हो गई, लेकिन इसने राज नहीं किया, 5 साल में कुछ राज नहीं हुआ। और आप सोचो 10वें गुरु ने इनकी मदद की, और इसने सिखों के 10वें गुरु के बाद जो बंदा बहादुर है नेता, उनको उनके साथ बुरा व्यवहार किया। तो एक तरह से सही समझदार नहीं थे। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहांदर शाह मुगल गद्दी पर आसीन हुआ। इसने कुछ भी नहीं किया, टाइम पीरियड आप देखो 12 से 13, तो इतने छोटे छोटे टाइम पीरियड में 5 साल 1 साल। जबकि अगर हम इनके पूर्वजों को देखें तो कोई 50 साल, कोई 40 साल, कोई 30 साल, जब तक मरे नहीं तब तक राज करते रहे। तो जहांदर शाह ने सिंहासन प्राप्त करने में तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां की सहायता ली। अब सोचो राजा को अपने सिंहासन के लिए किसी की मदद लेनी पड़ रही है, तो फिर वो क्या ही बड़ा सम्राट है अगर मदद से ही बन रहा है तो। इस कारण बादशाह ने उसे वजीर का सर, अब इसको वजीर रखना पड़ा, भाई मैं सबसे ऊंचे पद पे तो तुझे वजीर बना लूंगा। जहांदर शाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। इसका मतलब इसने भी मुअज्जम की तरह, बहादुर शाह की तरह अच्छे रिश्ते निभाए, किसके साथ? राजपूतों के साथ। फरवरी 1713 को फर्रुख शेर, ये बड़ा चालाक आदमी है, ये बनेगा अब आगे 6 साल के लिए, ने सैयद बंधु, ये 2 भाई हैं, सैयद बंधु अब्दुल्ला खान
और हुसैन खान, ये दोनों भाई जो है ना हिस्ट्री में फेमस हैं। औरंगजेब के मरने के बाद इन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये किंग मेकर थे, जिसको चाहते उसको गद्दी पे बैठा देते थे। दोनों महा चालाक और बहुत ज्यादा अच्छे आदमी नहीं थे, तो इनसे बहुत लोग चिढ़ते थे, पर ये दोनों किसी को भी बैठाने की कि गद्दी से हटा के इसको बैठा देंगे, इतनी शातिर दिमाग थे लोग। तो बाद में इन पे जो ये गद्दी पे बैठ रहे हैं ना बादशाह, ये भी इनसे दबने लग गए थे। सैयद बंधु, देखो फर्रुख शेर इनकी मदद लेगा के सहयोग से जहांदर शाह, इसको जो 1 साल पहले बैठा है, इसकी हत्या करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया। यानी फर्रुख शेर ने भी किसी की मदद ली, किसकी? सैयद बंधुओं की। तो जो कोई मदद लेके राजा बनेगा ना बेटा, वो बहुत लंबा टिकेगा नहीं। अपनी काबिलियत से बादशाह बनना होता था। जैसे औरंगजेब अपनी काबिलियत से बना, जहांगीर अपनी काबिलियत से बना, शाहजहां अपनी काबिलियत से। ये क्या कर रहे हैं भाई, तू मदद कर दे, मैं बन गया तुझे वजीर बना दूंगा। तू मदद कर दे सैयद बंधुओं को, इसका मर्डर करवा दे, हम राजा बन जाएंगे, तो तुझे भी कहीं अच्छी पोस्ट पे बैठा लेंगे। इससे पहले वाले ने यही किया था ना। देखो शक्तिशाली अमीर की मदद ली, इस फर्रुख शेर ने तो इनको बहुत बड़ा बना दिया, सैयद बंधुओं को, और इससे इसकी मर्डर करवा के जहांदर खां का और फिर कब्जा कर लिया 1 ही साल में। अब आता है फर्रुख शेर, इसने 6 साल राज किया, 1713 से लेके 1719 तक। इस बीच में 13 से 19 में फर्रुख शेर एक बहुत बड़ी महागलती करेगा, अंग्रेजों का टैक्स फ्री कर देगा। बंगाल में कहेगा सिर्फ 3,000 रुपए जमा करा दो, टैक्स फ्री, तुम कितना ही ट्रेड करो। यानी अंग्रेजों के आने का रास्ता, जो हमने पहले पतली सी गली खोल रखी थी कि ध्यान से आना, चेकिंग होगी, इसने पूरा बड़ा गेट खोल दिया कि आओ जी आओ, खूब व्यापार करो। अंग्रेजों के पैर जमाने में फर्रुख शेर का बहुत बड़ा योगदान था। जबकि औरंगजेब गुस्से वाला आदमी था, उसने किसी के पैर नहीं जमने दिए। जहांगीर के टाइम में आए थे अंग्रेज, ना जहांगीर के टाइम में उनके पैर जमे, न शाहजहां न औरंगजेब। उसके बाद भी मुअज्जम ने, बहादुर शाह ने नहीं जमने दिए, जहांदर शाह। लेकिन अब ये फर्रुख शेर आया, सैयद बंधुओं की मदद लेके मरवाया उसको, और अब अंग्रेजों के लिए टैक्स फ्री कर देगा। देखना, फर्रुख शेर ने अब्दुल्ला खां को साम्राज्य के वजीर के पद पर, हुसैन अली को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त कर दिया। अब ये कौन है अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, देखें जरा, ये देखो ये रही है अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। या खान कौन है? ये सैयद बंधु, इन्हीं की मदद से जहांदर शाह मरवाया। तो अब इन दोनों को क्या हुआ, इन दोनों को बड़ी बड़ी पोस्ट देनी पड़ेगी। तो अपने आप देखो, इनको बड़ी पोस्ट दी, वजीर बना दिया, और एक को मीर बख्शी, बड़ी बड़ी पोस्ट है ये, ठीक है। निजाम उल मुल्क, इसको अलग अलग लिखोगे ना, निजामुल मुल्क लिखा है, अलग लिखो निजाम उल मुल्क। निजाम पदवी है, हैदराबाद में जितने राजा हुए उन सबके नाम के आगे निजाम लगाते थे। निजाम उल मुल्क, इसका नाम है ये उल मुल्क। ये आगे जाके हैदराबाद शहर बसाएंगे। तो निजाम उल मुल्क है ये। इसका असली नाम था चिन किलिच खां। इसको दक्कन के 6 मुगल सूबों की सूबेदारी प्रदान की। यानी चिन किलिच खां या निजाम उल मुल्क के साथ अच्छे रिश्ते थे फर्रुख शेर के। लेकिन अभी देखना क्या खेल होगा। फर्रुख शेर को दुर्बल, कायर, निंदनीय होने के कारण तो ऐसी ऐसी बेइज्जती करवा रखी है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है, ये घृणित कायर कहा जाता है। यानी इससे लोग घृणा करते थे। ये इतना कायर है कि इसने पहले सैयद बंधुओं की मदद लेके राजा बना, और फिर राजा बन के भी इससे काम नहीं चला, इसने सैयद बंधुओं को बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठाया। फिर निजाम उल मुल्क ने भी इसकी मदद की। यानी ये तो बिना, होता ना, बिना पैरों वाला एक ऐसा सिंहासन पे बैठ के सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से, अब देखो क्या कर रहा है, पहले इनकी मदद ली, अब सोच रहा है तो मेरे सिर पे बैठ गए, तो क्या करूं। फर्रुख शेर उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। षड्यंत्र के समय से पहले पता चलने पर सैयद बंधुओं से मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ, मारवाड़ के अजीत सिंह के सहयोग से फर्रुख शेर की हत्या करके, देखो सैयद बंधुओं को हटाने के लिए कि भैया सैयद बंधु तो मेरे सिर पे बैठ गए, मैंने इनसे मदद ली थी, आज ये मेरे सिर पे सवार है, इनका मर्डर करवा देता हूँ। ये प्लानिंग कर रहा है फर्रुख शेर। ये प्लानिंग पहले ही सैयद बंधुओं को पता चल गई, तो सैयद बंधु कुछ लोगों का साथ लेंगे, इसी को मरवा देंगे। तो इसको मरवा के फर्रुख शेर को सैयद बंधुओं ने रफीउद्दौला और इसके बाद रफीउद्दराज को शासक बनाया। ये इतने छोटे टाइम पीरियड के राजा हैं, बादशाह हैं, कि इनका नाम भी हिस्ट्री में नहीं है। बेटा हिस्ट्री सबके नाम अगर पढ़ेगी ना, लिखेगी, तो हिस्ट्री तो कभी पूरी ही नहीं होगी। सिर्फ उनके नाम लिखे जाते हैं जिन्होंने कुछ काम किया। अब इस आदमी ने, रफी उद्दरजात ने कुछ किया ही नहीं, इस रफी उद्दौला ने कुछ किया ही नहीं। ये सिर्फ मोहरे हैं। शतरंज की चाल में अलग अलग मोहरे होते हैं ना, ऐसे मोहरे हैं। कौन चल रहा है इनको? 2 भाई सैयद बंधु। उन्होंने पहले फर्रुख शेर की मदद की, फर्रुख शेर ने उनको बड़ी पोस्ट दी, फर्रुख
शेर ने चालाकी से कहा इन दोनों को मरवा दूं। इन्हें प्लानिंग पता चल गई, इन्होंने फर्रुख शेर का ही मर्डर करवा दिया। अब इन्होंने 2 फॉर्मेलिटी के राजा या सिंहासन पर बैठाए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। अब देखो, अब आता है एक बड़ा आदमी, मोहम्मद शाह, नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। लोग इसका मजाक उड़ाते क्योंकि कैरेक्टरलेस है। ये लंबा टिका 1719 से 48 तक, 19 से 29 10 साल, फिर 39 तक 10 साल, फिर 49 लगभग आने वाला था, यानी 29 साल तक राज किया इस आदमी ने। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मोहम्मद शाह। इसको मजाक के तौर पे मोहम्मद शाह रंगीला भी कह देते हैं। देखें, 1719 को रेशन सैयद मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुगल राज सिंहासन पर बैठा। ये उपाधि थोड़ी नाम भारी लगे, ऐसी बना देते हैं। मोहम्मद शाह के सहयोग से 1722 में निजाम उल मुल्क, ये वही निजाम उल मुल्क है जिसकी मदद पिछले वाले ने ली थी, ने सैयद बंधुओं की हत्या कर दी। देखो, ये चालाक है, तभी तो लंबा टिका। इसने क्या किया? इसने निजाम उल मुल्क का इस्तेमाल किया और सैयद बंधु मरवा दिए। अब देखें जरा, देखो निजाम उल मुल्क यहाँ आया था ना, इसका नाम ये रहा निजाम उल मुल्क। फर्रुख सियर ने इसको इंपॉर्टेंस दी थी। अब इसने निजाम उल मुल्क की मदद ली, तो निजाम उल मुल्क पहले से इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले इंपॉर्टेंट थे सैयद बंधु। देखो यहाँ से सैयद बंधु बार बार किसी किसी को हटवाते थे ना, मरवाते थे। तो ये जो चालाक आदमी है ना रंगीला मोहम्मद शाह, इसने सैयद बंधुओं को मरवा दिया। किसकी मदद लेके? निजाम उल मुल्क की या चिन किलिच खां की। बाद में इस पे शक करेगा, फिर ये यहाँ से भाग जाएगा। ठीक है, मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ सिंहासन बैठ गया। निजाम उल मुल्क की मदद से ने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। सैयद सबके सिर में दर्द करते थे, किसी को भी मरवा, तो इसने कहा इसको कैसे भी करके सफाया करवा दो। 1722 में मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क को वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया। अब ये निजाम उल मुल्क को इतना दुखी करेगा, वजीर बना के इतना दुखी करेगा कि यहाँ से भाग जाएगा साउथ में। बादशाह के शंकालु स्वभाव, सब पे शंका सब पे शक करता है, और दरबार में हो रहे निरंतर झगड़ों षड्यंत्रों से तंग आकर निजाम उल मुल्क वजीर का पद छोड़कर दक्कन वापस चला गया। इसने हाथ जोड़े कि भाई साहब मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी मदद कर दी, ये सैयद बंधु मैंने मरवा दिए, लेकिन आप तो मुझ पे ही शक करते हैं। मैंने अपनी जान हथेली पे रख के सैयद मरवाए। सैयद बंधु षड्यंत्रकारी थे, हो सकता है यही निजाम को मरवा देते, लेकिन कितना रिस्क लिया इसने कि सैयद बंधु मरवाए कि भैया ये आराम से रह ले मोहम्मद शाह। पर मोहम्मद शाह को कहाँ चैन था। मोहम्मद शाह ने उस पर शक्कर करके क्वेश्चन पूछ पूछ के उनको इतना पका दिया कि उसने हाथ जोड़ के कहा मैं तो साउथ इंडिया जाऊंगा, वहां अपना हैदराबाद मतलब नया शहर बसाऊंगा। 1724 में चिन किलिच खान ने दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। तो हैदराबाद किसने बसाया? 1724 में चिन किलिच खां, जिसका नाम है, वैसे उसको बोल देते हैं हम, क्या नाम बोल देते हैं? निजाम उल मुल्क। ठीक है, दक्कन में मोहम्मद शाह ने उसकी स्वतंत्रता को मान्यता दे दिया। मोहम्मद शाह ने सोचा ठीक है यार, इसने मेरी कितनी मदद की, इसने सैयद बंधु मारे, मेरे सिर पे से टेंशन हटा दी, मेरा तो काम करके गया, तो कोई बात नहीं, मान्यता दे दी। उसे आसफ जहां की उपाधि प्रदान की। चलो इसका भी पीछा छूटा इससे, शंकालू राजा से। मोहम्मद शाह ने जजिया कर को अंतिम रूप से रोक दिया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में फारस के नादिर शाह, अब नादिर शाह कौन? जो ईरान की तरफ से आएगा। क्यों? क्योंकि इसके देश में भूखमरी है, इसके पास खाने को नहीं है, सर्दियां आ रही हैं, इसके देश में भूखे लोग मरेंगे, तो सोचते हैं इंडिया जाता हूँ, एक चक्कर काट आता हूँ, इंडिया से तो इतना तो लूट ही लाऊंगा बैलगाड़ियां भर भर के कि हमारा अगला 1 साल आराम से कटेगा। इंडिया इतना ज्यादा अमीर था, इंडिया के बारे में प्रसिद्ध था कि यहाँ कोई भी आएगा ना खाली हाथ नहीं जाएगा। चाहे मोहम्मद गौरी आया, चाहे मोहम्मद महमूद गजनवी आया, चाहे नादिर शाह आया, हर आदमी यहाँ से लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों के, उस जमाने में सोचो कितनी कीमत थी, लूट लूट के ले गया। तो इसने क्या किया? नादिर शाह ने 1739 के मध्य भारत पर आक्रमण कर दिया और तख्त ए ताउस, तख्त होता है ना बैठने का, गांव में तख्त बोलते हैं, तख्त बोल देते हैं, जैसे आज का सोफा मान लो, उसका नाम था तख्त ए ताउस। कहते हैं उस पे हीरे जवाहरात, कीमती पत्थर, बेशकीमती हीरे, उस तख्त ए ताउस पे सोफा टाइप था, बड़ा भारी भरकम सोफे जैसी सीट उस पे जड़े हुए थे। इतना कीमती महंगा तख्त ए ताउस बेबादल खां नाम के आदमी ने बनाया था और उसको ये लूट के ले गया। क्यों? क्योंकि भैया सोने और हीरे जवाहरात का था। सोचो दिल्ली में सिंहासन रखा हुआ था बादशाह का, और मोहम्मद शाह रंगीला इतना भी नहीं था कि उस सिंहासन को, जो उसके उसके तो पूर्वजों का था, वो बनवाया था कभी शाहजहां ने। शाहजहां के बाद तो औरंगजेब ने उसको बचा के रखा, फिर मोहम्मद शाह, ये अपना मुअज्जम ने बचा के रखा, जहांगीर शाह ने। मोहम्मद शाह रंगीला वो आदमी है जो उस सोफे की कद्र नहीं कर पाया। आज दिल्ली के लाल किले में उसकी रेप्लिका रखी है, वैसा दिखावटी सा, रियल नहीं है वो। तो क्या लूट के ले गया देखना, तख्त ए ताउस ले गया, कोहिनूर हीरा। ये तेलंगाना है ना हमारा, वहां की खदानों से निकला था कभी मध्यकाल की स्टार्टिंग में, और वहां से लेकर आया था एक आदमी सेनापति, और उसने लाके अपने अलाउद्दीन खिलजी को दिया था कि सर ये आपके लिए गिफ्ट भिजवाया है तेलंगाना के शासक ने।
सोचो कहाँ से निकल के कहाँ पहुंचा, फिर घूमते 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 नादिर शाह, फिर वापस रणजीत सिंह, हमारे महाराजा रणजीत सिंह लाए, और उसके बाद फिर वो पहुंच गया आज फाइनली महारानी ब्रिटेन के ताज में, जो मोटा सा हीरा लगा हुआ है ना, सबसे सुंदर, बहुत खूबसूरती से तराशा हुआ, वो हमारा कोहिनूर हीरा है। हमारी मिट्टी में से निकला था, हमारा था, लेकिन आज महारानी ब्रिटेन के ताज में है। सबको पता है, पर अब कौन वापस करेगा। तो कोहिनूर हीरा ये लूट के ले गया, ये मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में से। कौन? विदेशी आके नादिर शाह के साथ मोहम्मद शाह द्वारा तैयार करवाई गई हिंदू संगीत की प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपि को भी अपने साथ ले गया। अब जैसे अच्छी अच्छी किताबें भी तो लूट लेते थे ना, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि सिर्फ सोना जवाहरात ले गए, अच्छी किताबें भी ले गए। मोहम्मद शाह को अधिक समय तक हरम और हिजड़ों में बिताने और उसके विलासी आचरण के कारण नेगेटिव सेंस में रंगीला बादशाह कहा गया। तो इसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क है कि अच्छा आदमी नहीं था। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अगला मुगल बादशाह अहमद शाह हुआ। अहमद शाह ज्यादा लंबा नहीं टिकेगा, 48 से 54, 5-6 साल इसने राज किया। अहमद शाह ने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर बना लिया, लेकिन कुछ समय बाद मराठा सरदार मल्हार राव के सहयोग से इमादुल मुल्क सफदरजंग को अपदस्थ कर मुगल साम्राज्य का वजीर बन गया। इनके पास ताकत तो थी नहीं, वजीर हटते रहते थे, बनते रहते थे, हटते रहते, कोई षड्यंत्र करता, कोई मर्डर करता। अहमद शाह के शासनकाल में राजमाता उधमबाई का अत्यधिक हस्तक्षेप था, उसे पिलाए आलम की उपाधि प्रदान थी। यानी कोई राजमाता जो घर परिवार में थी कोई औरत, उसका बहुत हस्तक्षेप, ये ठीक नहीं मानते थे। 1754 को वजीर ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अपदस्थ किया, हटाया, अजीजुद्दीन को आलमगीर सेकंड की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना दिया। अब ये सोचो कितने छोटे टाइम पीरियड में बार बार कोई कोई हटा रहा है, तो मजा, जैसे असली राजा टाइप काम नहीं कर रही है। अब ये देखो 5 साल के लिए, आज पीएम आए 5 साल के लिए, ठीक है, इलेक्टेड है भैया, लेकिन ये इलेक्टेड थोड़ी ना है, ये तो खानदानी लोग हैं, इनको तो राज करना चाहिए जब तक जिंदा रहे, पर इतनी काबिलियत तो हो, इनको छोटे मोटे कोई भी वजीर या कोई भी इनका इस तरह का षड्यंत्र करके इनको हटा देता है। देखें, आलमगीर सेकंड ने अपने वजीर इमादुल मुल्क का कठपुतली शासक था। तो सोचो इनके जो वजीर है ना, वो इनको कंट्रोल कर रहे हैं। ये नाम नहीं याद रखना। इसने बादशाह की हत्या कर दी, तो 5 साल में बादशाह ने कुछ किया ही नहीं, इसने इसका मर्डर कर दिया। आलमगीर सेकंड के बाद अली गौहर शाह आलम सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है, इसके टाइम में कुछ बड़ी घटना घटेगी, अभी पढ़ेंगे। शाह आलम सेकंड के नाम से ये गद्दी पर बैठा। इसके टाइम में देखो ध्यान से, 1759 से 1806, तो काफी लंबा चला है आदमी भाई। यहाँ अगर हम 60 मान लें तो 1806, 40 और 6 46, और 1 साल, ये तो काफी लंबा टाइम पीरियड है इसका। इसके टाइम में क्या होगा? इसके टाइम में युद्ध होगा 1764 वाला, देखो 1764 वाला, 1761 वाले, ये युद्ध है ना आपके यहाँ। कौन कौन से जो फेमस युद्ध हुए थे, जैसे बक्सर का युद्ध होगा, जिसमें कि सारा कुछ साफ हो जाएगा। शाह आलम सेकंड ने 64 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए निर्णायक बक्सर के युद्ध में बंगाल के हटे हुए नवाब मीर कासिम का साथ दिया। मीर कासिम की कहानी मैंने आपको पूरी सुनाई हुई है, जो हमने बंगाल पढ़ा था डिटेल में 3rd 4th चैप्टर में। मीर कासिम को भगा दिया, अपदस्थ कर दिया, बंगाल से इसको भागना पड़ा, पर इसके साथ फौज थी। मीर कासिम ने कई लोगों का अपना ग्रुप बनाया, जिसमें शुजाउद्दौला था और शाह आलम सेकंड था। तीनों की इकट्ठी सेना लड़ी, किससे? अंग्रेजों की सेना से। अंग्रेज जीत गए, ये हार गए। उसके बाद फिर इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो शाह आलम सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है, बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होने के बाद शाह आलम सेकंड को 65 में ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, और इस संधि के बाद उसे कई सालों तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशन याफ्ता बनकर रहना पड़ा। अंग्रेजों ने कहा बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी हम लेंगे, सारे टैक्स का पैसा देना पड़ा इसको। तो ये कहीं ना कहीं कमजोर था। शाह आलम सेकंड की मृत्यु के बाद उसका बेटा अकबर सेकंड, अब सबके नाम में सेकंड सेकंड है, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड, ये 6 से 36 तक रहा, तो 30 साल। अगला मुगल बादशाह बना अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंग्रेजों का संरक्षण कैसा? क्योंकि इसके पिताजी को अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि में कह दिया था कि पेंशन याफ्ता हो आप, हमसे पेंशन लोगे आप, ठीक है, एक, क्योंकि आपका पद, आपके बाप दादा बादशाह थे, आपका बड़ा नाम था, उसके एवज में आपको पेंशन देंगे। तो उसने अपनी पेंशन स्वीकार की, और पेंशन लेके बादशाह बनने वाला पहला था अकबर सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, अकबर सेकंड अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल शासक, ये पूछ लेंगे, अकबर सेकंड। अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह सेकंड, अब इसका अगला वंशज बहादुर शाह सेकंड, ये अंतिम है। यानी अकबर भी सेकंड है, वो कौन था ऊपर, इसका नाम क्या था? ये देखो, आलमगीर शाह आलम सेकंड, जिसके टाइम में बक्सर का युद्ध हुआ। शाह आलम सेकंड, देन अकबर सेकंड, देन बहादुर शाह सेकंड। मुअज्जम था ना पहला, ये दूसरे वाला। बस इसके साथ कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसको लिखित में अंग्रेजों ने दे दिया। क्या था? हाँ, इसके बाद लगा देना, बस ये खत्म कर रही हूँ। इसके बाद अंग्रेजों ने लिखित में दे दिया कि भैया ये लाल किला खाली कर देना।
तो उन्होंने कहा हम क्यों खाली करें, हमारे दादा परदादा के पूर्वजों ने बनवाया था, शाहजहां ने। तो कहा कि हमें नहीं पता, तुम लास्ट बादशाह हो, तुम्हारे बेटे के नाम के आगे बादशाह लिखने भी नहीं देंगे हम, और इस किले को खाली कर दो। और कुछ समय दे दिया। तभी तो 57 की क्रांति हुई थी, वही है ये। तो बादशाह सेकंड अंतिम मुगल सम्राट हुआ, अंग्रेजों ने बनाया इसको अंतिम। तो 57 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने बहादुर शाह को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया, मांडले जेल। वहां 1862 में इस अंतिम मुगल सम्राट की मृत्यु 5 साल बाद। अब आप देखो, इसको चेंज कर दो फाइल को। 5 साल में कहते हैं कि जब ये वहां गया ना, तो वहां अंग्रेज ही थे बर्मा में। तो अंग्रेजों को जो वहां